सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृतिका के पाठ 2 जॉर्ज पंचम के नाक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं कमलेश्वर जी। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। अब जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी, अर्थात जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। आप सोचो, उस वक्त रानी एलिजाबेथ का भारत में आना चाटुकारों के लिए कितने रास्ते खोल दिया। चाटुकारों की एक पंक्ति, एक कतार तैयार हो गई रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए। उस समय ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो अंग्रेज़ों के मानसिक रूप से गुलाम थे। शारीरिक रूप से गुलाम होना तो सब थे, पूरा हिंदुस्तान था, लेकिन कुछ लोग तो मानसिक रूप से भी गुलामी की जंजीरों में बंधे थे। ऐसे ही लोगों पर कटाक्ष करने के लिए कमलेश्वर जी ने प्रस्तुत पाठ को लिखा है और हम तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थीं कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। उनकी छोटी से छोटी बातें हिंदुस्तान में पहुंचाई जाती थी। यहाँ तक कि उनका दर्जी भी परेशान था कि वे कब किस जगह पर जाकर कौन से कपड़े पहनेंगी और उसके बनाए गए कपड़े उन्हें पसंद भी आएंगे या नहीं। यह एक प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाता है कि एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था। वह इसलिए क्योंकि वह तो उनके कपड़े बना रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके बनाए गए कपड़े रानी एलिजाबेथ को पसंद आएंगे कि नहीं। जो खबरें इंग्लैंड के अखबारों में छपती थीं, वही खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबारों में भी छप जाया करती थीं। ये है चाटुकारिता, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति मक्खन लगाने का काम, जिसे आप मुहावरा कहते हैं, मक्खनबाजी करना। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करना। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्रें भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। जो भी लोग उनसे संबद्ध थे, हर व्यक्ति की चर्चा अखबारों में हुई। आप देखते हैं जब किसी बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में या किसी व्यक्ति का विवाह होना होता है, कोई बहुत उच्च खानदान का व्यक्ति है और उसका विवाह संपन्न होना है,
तो उसकी छोटी से छोटी बात भी छपती है कि उसने अपने कौन से कार्यक्रम में कौन से कपड़े पहने, कौन कौन उनसे मिलने आया, कितने बजे उसने खाना खाया, कितने लोग उसके खाने में शामिल हुए। ऐसी छोटी छोटी बचकानी बातों को छापने का कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी छपती हैं क्योंकि वह उन लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश होती है। बड़ी धूम थी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यह भी एक प्रश्न बहुत प्रमुख है कि गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, शंख इंग्लैंड में बज रहा था। इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? अर्थात चहल पहल कहाँ हो रही थी? इंग्लैंड में। तैयारी कहाँ हो रही थी? इंग्लैंड में। लेकिन हर बात हिंदुस्तान में पहुँच रही थी, हिंदुस्तान पर अपना प्रभाव डाल रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। क्या कुछ? क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेखास्ता स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। अर्थात नई दिल्ली, या ये कहिए कि नई दिल्ली में रहने वाले वहाँ के नेता अपनी दिल्ली को रानी एलिज़ाबेथ के सामने कुछ भी नहीं समझ रहे थे, नाचीज़ समझ रहे थे। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों अर्थात कोमल अंगों वाली स्त्रियों की तरह उसे सजाया गया, इमारतों को सजाया गया, रास्ते की धूल साफ की गई और साथ ही साथ हर जगह को तरोताज़ा बना दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। आइए जानें कि इस नाक की क्या कथा है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। पता नहीं वो खामोश रहने वाले कब किस तरफ चले जाएं। यह आंदोलन चल रहा था जॉर्ज पंचम की नाक के लिए। हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल
कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, अर्थात उस जॉर्ज पंचम की नाक को बचाने के लिए, स्वयं अपनी नाक को कटाने के लिए तैयार खड़े थे। कौन? हिंदुस्तान में ही वे सत्ताधारी नेता जो अपनी साख को बचाने के लिए रानी एलिजाबेथ के सामने हर तरह का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि रानी एलिजाबेथ उनसे प्रसन्न हो जाए और उन्हें हर तरह की सहायता प्रदान करे। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं जो जॉर्ज पंचम की नाक को बचाना चाहती थीं, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा, अर्थात उन नाकों को बचाए रखने के लिए, उन नाकों को कटने से बचाए रखने के लिए, क्योंकि जो आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी थे, वो अंग्रेज़ों के बने हुए इन बुतों को तोड़ देना चाहते थे, उनकी नाकों को काट देना चाहते थे, तोड़ देना चाहते थे। लेकिन वही बात, जो मानसिक रूप से अंग्रेज़ों के गुलाम थे, वे किसी भी तरह उनको रक्षा प्रदान करना चाहते थे, उनकी रक्षा करना चाहते थे, अंग्रेज़ों को प्रसन्न करना चाहते थे। उसी जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। लाट से तात्पर्य होता है मूर्ति, जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, उसकी नाक एकाएक अचानक तोड़ दी गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। कई नेताओं ने प्रयत्न किया कि किसी तरह जॉर्ज पंचम की नाक को बचाया जा सके, लेकिन वही दूसरी ओर जो आंदोलनकारी थे, वे जाने कब आए और उन्होंने उस लाट की नाक को तोड़ दिया। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर खवाहों की मीटिंग बुलाई गई, जो देश के शुभचिंतक माने जाते हैं, जो देश के भलाई चाहने वाले माने जाते हैं, वे इकट्ठे हुए, मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि रानी एलिजाबेथ का आगमन होने वाला था। यदि यह नाक पुनः नहीं लगाई गई तो रानी एलिजाबेथ का क्रोधित होना अनिवार्य था। इसलिए वे किसी भी तरह रानी एलिजाबेथ को प्रसन्न करना चाहते थे, और जब उन्होंने देखा कि यह नाक नहीं रही है तो वह उनके लिए दुविधा का कारण बन गई। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तो तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्कामों अर्थात उसके जो मालिक हैं, जिन्होंने उसे बुलाया था नाक को बनाने के लिए, उनके चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे, क्योंकि वे सब परेशान थे कि किस तरह से जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाया जाए। उनकी हालत देखकर
लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? जब कोई मूर्ति बनाई जाती है तो उसके लिए पत्थर लाए जाते हैं, किसी एक ही जगह से लाए जाते हैं। तो अब यह काम जिस मूर्तिकार को सौंपा जा रहा था, उसको ये जानना आवश्यक था कि इस मूर्ति के नाक को बनाने के लिए उसे पत्थर कहाँ से लेना है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बात बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो नेताओं का काम होता है, पल्ला झाड़ना। जब हमसे कोई काम नहीं होता तो दूसरे के ऊपर टाल देना। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि यह बात तो तुम जानते हो कि यह मूर्ति कब बनाई गई और कहाँ से इसका पत्थर लाया गया। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। अपनी बात, अपनी जिम्मेदारी किसी को तो सौंपनी थी। उन्होंने एक क्लर्क को बुलाया और सारा काम उसे सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। फाइलें बनती हैं जब भी किसी भी वस्तु को, किसी भी इमारत को, किसी भी सरकारी काम को अंजाम दिया जाता है तो उसकी फाइल ज़रूर बनाई जाती है। तो पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, उसे खोल खोल के छानबीन की गई कि कुछ भी पता चल जाए कि किस तरह से ये जॉर्ज पंचम की नाक बनाई जा सके, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अब क्लर्क के पास भी कोई और चारा नहीं था। वह उस फाइल को खोज ही नहीं पाया जिसके माध्यम से वह ये जानकारी अपने मालिकों तक पहुंचा सके कि यह मूर्ति कब बनाई गई थी, उसके लिए जो पत्थर चाहिए वह कहाँ से आया था। यह सब फाइलों में लिखा होने के बावजूद वह फाइल अब नहीं मिल रही थी, क्योंकि सरकारी काम है और सरकारी काम को अंजाम देना बहुत मुश्किल होता है। और यही काम क्लर्क के माध्यम से भी हुआ। वह क्लर्क भी आकर उनके सामने खड़ा हो गया और अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अब सब फाइलें हजम कर चुकी है, अब किसी भी बात की तह तक पहुंचना मुश्किल है। पुनः यह प्रश्न खड़ा हो गया कि अब क्या? अब किस तरह से जॉर्ज पंचम की नाक को लगाया जाएगा? जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए किस किस की नाक कटेगी? रानी एलिजाबेथ को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन अपनी नाक कटवाएगा? जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।